हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। जैसा कि आप सबको पता है, इस लेक्चर सीरीज़ में अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी डायपोल की वजह से एक पॉइंट पे यानी किसी द्विध्रुव की वजह से किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। उसके बाद इसका आज 4th लेक्चर है, उसमें भी आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो टॉपिक है वो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम है इसका, हिंदी में समविभव पृष्ठ। देखो नाम से बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है कि ये जो टॉपिक है वो हमको क्या बोलना चाहता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो क्लियरली बोल रहा है हमें इक्वी मतलब एक जैसा, और पोटेंशियल मतलब हमको पता ही है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पृष्ठ के बारे में, एक ऐसे सरफेस के बारे में जिसके हर पॉइंट के ऊपर, हर बिंदु पर जो विद्युत विभव है, जो पोटेंशियल है, वो क्या है, हर पॉइंट पे सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द पेपर ऑफ पीसी, पेपर का एक छोटा सा पीस है। अगर मैं किसी एक बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक बैटरी लेवन और इसको कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो चार्ज यानी आवेश पूरी तरीके से इस पेपर के ऊपर आराम से पूरी तरीके से फैल जाएगा। तो इसके हर बिंदु पर जो विभव है वो क्या एक जैसा है। तो इस तरीके की सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखिए। अच्छा, नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, या तो हो सकेगा तो इसी का स्क्रीनशॉट मैं क्लिक करके नीचे आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको दे दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसमें से नोट कर लेना। तो यही डेफिनेशन है, सरफेस हैज़ इक्वल पोटेंशियल ऑन इट्स ईच पॉइंट, और ऑल पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि भाई हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये डेफिनेशन अपन यहाँ पे भी लिखिए कि हर बिंदु पे विद्युत विभव कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये तो पहली बात हो गई जो अपन को समझ आई कि जो पोटेंशियल हर पॉइंट पे वो कैसा होना चाहिए, सेम। दूसरी बात हमने बोल रहे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसकी हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो जो सरफेस है हमारे पास, जैसे सरफेस है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसके लिए मुझे बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि उसके हमेशा लंबवत होती है। थर्ड और लास्ट चीज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। ये चीज़ अपन नेक्स्ट जो अपन लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5 जो होगा हमारे पास, उसमें अपन बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में किस तरीके से होती है। ठीक है, बस अभी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो विद्युत विभव की, जहाँ पे विद्युत विभव घट रहा होगा उस दिशा में होगी। ये लिखा हुआ भी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत विभव की घटने की दिशा में होती है। मैं समझाता हूँ। जैसे एक चार्ज मान लीजिए ना, एक पॉइंट चार्ज हमारे पास ये मार्कर है, और इस मार्कर को मैं पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस मार्कर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी ना, हर डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे भी निकलेगी, आगे, इधर इधर, पीछे मेरी तरफ, ऊपर नीचे, हर डायरेक्शन में निकलेगी। तो इसके चारों तरफ आप एक स्फीयर कंसिडर कर लीजिए, एक गोला, एक बॉल कंसिडर कर लीजिए। वो बॉल क्या है एक्चुअली, इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी इसकी समविभव पृष्ठ, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है। ये 2D डायग्राम है, लेकिन रियलिटी में 3D डायग्राम में एक जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है वो एक स्फीयर की फॉर्म में होती है, यानी समविभव पृष्ठ एक गोले के समान होती है। ठीक है, पूर्ण एक गोला होता है वैसे। तो यहाँ पे हमने यही दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस करिए, यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है पास में है, यानी समविभव पृष्ठ पास में, यहाँ पे थोड़ा दूर हो गई, और दूर जाती है और दूर हो गई। तो क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा कहीं ना कहीं वो ज़्यादा है, दूर जा रहे हैं कम हो रहा है, और दूर जा रहे हैं कम हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि हमने पढ़ा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है, पढ़ा है अपन ने, है ना। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, KQ/R अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब आप जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, वो कहाँ की तरफ जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की दिशा में। अब जो वो बाहर की दिशा में जा रही है तो पोटेंशियल भी क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यही तो हमने पॉइंट में लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी किसकी डायरेक्शन में होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो, कम हो रहा हो। ठीक है, साथ के साथ जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है यानी समविभव पृष्ठ है, जितनी ज़्यादा पास पास होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी जहाँ पर ये समविभव पृष्ठ पास पास होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा
तीव्र होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो आप डेफिनेशन में आप लिखना चाहते हो। ठीक है, ये तो आप सिर्फ इतना भी लिखते हैं, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसको अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कैसी होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की दिशा में, और नेगेटिव के लिए कैसी होती है, अंदर की दिशा में। फाइन। सो अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल है ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके सरफेस के ऊपर आप अब अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो तो वर्क डन कैसा होता है, 0। समझते हैं कैसे? वर्क डन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला जो पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। वर्क डन का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है F इंटू डी आर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, और अपन ने ये भी पढ़ा है कि F किसके इक्वल होता है, Q इंटू ई के इक्वल होता है, Q इंटू ई, और ये डी आर। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला। चलिए ठीक है, अब जरा इस वर्क डन के फॉर्मूले को हम पोटेंशियल में निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक चीज़ और पढ़ी है कि जो वर्क डन को अगर मैं इस चार्ज से डिवाइड कर दूँ, यानी ये जो चार्ज है अगर ये नीचे की तरफ आ जाए तो ये किसके इक्वल हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल। ये तो पढ़ा अपन ने, एकांक आवेश को के ऊपर किया गया कार्य, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो अपन ने वर्क डन किया है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये बाहर वाली सरफेस मान लेते हैं, सबसे आउटर मोस्ट सरफेस। तो आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट पे भी होगा, क्योंकि हमने बोल दिया ना हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट पे भी होगा। तो मैं एक चार्ज को उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके आता हूँ। जब मैं चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर आता हूँ तो मैं देखता हूँ वर्क डन निकालना है यहाँ पे, तो डेल वी इंटू क्यू हो जाएगा, ये वी उधर क्यू उधर चला जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि पोटेंशियल में चेंज तो आया ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल तो हर जगह कैसी है, सेम है। तो सेम है तो उस केस में मुझे वर्क डन कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लगा रहा। समझाता हूँ, जैसे ही सरफेसेस के हर पॉइंट के ऊपर एक जैसा पोटेंशियल, यहाँ पे भी 2 वॉट, यहाँ पे भी 2 वॉट, यहाँ पे भी 2 वॉट, यहाँ पे भी 2 वॉट मैंने मान लिया। अब एक चार्ज को उठा के, ये सरफेस है तो मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ से उठा करके यहाँ पे लेके आता हूँ। तो अब मैं कह रहा हूँ यार हर जगह पोटेंशियल तो सेम है। जब पोटेंशियल सेम है, विभव समान है, तो हमने कार्य किसके विरुद्ध किया, वर्क किसके अगेंस्ट करा, किसी के अगेंस्ट नहीं करा, इसलिए वर्क डन हमें कैसा हो गया, 0। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी वो यही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप किसी भी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओ तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0। यानी इसकी सतह पर आप एक धनावेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक गति कराओ तो कार्य कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। समझिए थोड़ा, अगर ऐसा हो जाता कि एक दूसरे को काट लेते, मैं कह रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये वाला पॉइंट बता दूं, ये हम किसके बेसिस पे बोल पाएंगे, इस थर्ड वाले पे। पहले हम थर्ड वाला पढ़ते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी समविभव पृष्ठ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा उसके लंबवत होती है। अब क्यों होती है, मैंने तो बोला भाई लंबवत नहीं होती, मैंने तो ऐसा माना कि कोई रेंडमली इस तरीके से डायरेक्शन होती है। ये आपकी समविभव पृष्ठ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है हमेशा लंबवत दिशा में होती है, ठीक है। तो वो भी एक समविभव पृष्ठीय इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ही बिहेव करती है, इसलिए उसमें परपेंडिकुलर होती है। वहाँ पे ही बताया था, यहाँ पे भी देख लीजिए कि अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है तो सरफेस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। ये सरफेस के ऊपर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करा तो थीटा एंगल बना रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इस सरफेस के पैरेलल। इस सरफेस के पैरेलल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सरफेस के ऊपर, सरफेस की कोई भी मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो इसके ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। ये डायरेक्शन टेंजेंट, ये यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, ये क्या है, सरफेस की डायरेक्शन। क्यों भाई, क्योंकि जब मैं किसी कर्व को बनाता हूँ, जैसे मैं अर्थ पे चल रहा हूँ, तो अगर मैं सीधा देख रहा हूँ तो वही अर्थ की डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि मैं सरफेस, अगर अर्थ की सरफेस पे मैं खड़ा हूँ और मैं स्ट्रेट देख रहा हूँ तो मैं उस अर्थ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर रहा हूँ जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस कर्व की या उस सतह की, उस सरफेस की डायरेक्शन को बताता है। तो मैंने यहाँ पर भी बोल दिया कि भाई इसकी डायरेक्शन थी, तो ई के 2 कंपोनेंट हो गए यहाँ पे, एक तो हो गया आपका ई कॉस थीटा और दूसरा हो गया ई साइन थीटा, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं
एक पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पर रखूँ, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने जो अपन लेते हैं हमेशा Q0, तो Q0 को मैंने इस पॉइंट पे रख दिया, तो Q0 किसकी डायरेक्शन मूव करना चाहिए? इस E cos थीटा की डायरेक्शन में, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती क्या है, एक ऐसी लाइन्स जिसके ऊपर अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखूँ तो जिस पाथ को फॉलो करता है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। यानी किसी एकांक धनावेश को कि जिन रेखाओं पर अपन रख दें और वो जिस पाथ को, जिस पथ को फॉलो करने लग जाए, जिसका अनुसरण करने लग जाए, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर अपन यही पढ़ा था। ठीक है भाई, मैंने एक ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा, देखा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ से यहाँ पे गति कर रहा था, तो हमने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे रखा तो यहाँ से यहाँ पे गति कर रहा था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये डेफिनेशन थी कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पथ को फॉलो करता है, जिस पथ का अनुसरण करता है, वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो Q0 मैंने लिखा है, ये जो Q0 है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये E cos थीटा की डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो तभी इसके डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यार मुझे तो पता है कि चार्ज तो जब तक मूव नहीं कर सकता जब तक कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे सरफेस के ऊपर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, सब 2 वॉट की पूरी सरफेस 2 वॉट पे, तो कोई भी चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, उनको धक्का देने के लिए कोई नहीं है। अगर मेरे ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मैं मूव क्यों करूँगा? तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो मेरे को धक्का देने वाला कोई नहीं है। लेकिन सपोज यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता और यहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाता, तो ये मेरे को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ धक्का देने लग जाता। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव में लोअर से हायर की तरफ। ठीक है, पता होगा ना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर से लोअर की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर की तरफ मूव करता है। तो मेरे को धक्का देने वाला कोई है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल तो एक जैसा है। इसका मतलब ये चार्ज तो मूव करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉम्पोनेंट तो है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट है लेकिन चार्ज मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट होना चाहिए, वो गलत है। क्योंकि अगर इस कंपोनेंट पे ये चार्ज मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कंपोनेंट यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। तो कौन सा कंपोनेंट बचा? सिर्फ ये वाला E cos थीटा वाला, क्योंकि इसको तो आप ब्रेक कर चुके हैं ना, इसको भूल जाइए। ब्रेक करने के बाद वो कंपोनेंट हमेशा, वो जो भी चीज़ होती है वो गायब हो जाती है। तो बचा कौन सा कंपोनेंट? सिर्फ E sin थीटा। तो यहाँ से अपन ने ये कंक्लूड करा, ये निष्कर्ष निकाला कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है हमेशा सरफेस के कैसे होती है? परपेंडिकुलर, यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी, समविभव पृष्ठ के लंब दिशा में होगी। रीज़न क्या लिखेंगे कि भाई मैं मान लेता हूँ कि उसके साथ कोई एंगल बना रहा है, तो उसमें जो उसका सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा इस सतह की, आप ऐसा बोल सकते हैं वो कंपोनेंट जो कि सरफेस की टेंजेंट की डायरेक्शन में हो, वहाँ पे इस यूनिट चार्ज को मूव करना चाहिए। लेकिन यूनिट चार्ज मूव कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी सरफेस पे पोटेंशियल एक जैसा है। जब ये चार्ज मूव ही नहीं कर पा रहा तो उस केस में हम बोल ही नहीं सकते कि जो सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यहाँ पे कंपोनेंट पॉसिबल। अब देखिए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब दूसरा कंपोनेंट बनाता है यहाँ पे आता, तीसरा कंपोनेंट बनाता है यहाँ पे आता, तो इस चार्ज को बाय डिफॉल्ट इस सरफेस के ऊपर ही मूव करना पड़ता। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए, तो वो इसी तरीके से सरफेस के ऊपर इस तरीके से तो मूव करता, लेकिन चार्ज तो मूव तब तक नहीं कर सकता जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला था कि भाई ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे काट गई, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, दोनों काट गई, तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर यहाँ पे होनी चाहिए, और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए। और ये तो भाई साहब कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उस स्टेटमेंट को जहाँ पर अपन ने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उसकी एक निश्चित दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, उसकी 2 दिशाएं पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर सरफेस एक दूसरे को कट कर जाती हैं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट उस अकॉर्डिंग हमारा वैलिड हो गया कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती।
लास्ट ये हमारे पास एक और है, ओके, दो और है। ये मैंने आपको जैसा बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। यानी अगर मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल V3, इसका विद्युत विभव V1, इसका V2 और इसका V3, तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे पोटेंशियल तो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे पास होगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, और सॉरी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि पास रहने के लिए आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, चार्ज के पास जाने में, आवेश के पास जाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल भी तो ज़्यादा होगा। तो इसलिए V1 की वैल्यू ज़्यादा, V2 की वैल्यू ज़्यादा और V3 की वैल्यू और कम। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो गया। V1 सबसे ज़्यादा, उससे कम V2 और सबसे कम V3। तो E की डायरेक्शन कहाँ पे? जहाँ पे V कम हो रहा है, इसलिए अपन ने ये बोला कि E की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होगी? जहाँ पे V कम हो रहा है। E की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? जहाँ पे V हमेशा कम हो रहा है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा पॉइंट्स ऊपर नीचे है, बस इसका जो सेकंड पॉइंट है वो मैंने बस लास्ट में लिखा और कुछ नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दो बार हो गया, विद्युत विभव के घटने की दिशा में होती है। ठीक है, हाँ जी, ये जो सरफेस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक सरफेस के बाद दूसरी सरफेस जो उसके पैरेलल नहीं होकर कोई दूसरा शेप बना रही है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो आप देख लीजिए ना, ये एक सर्किल है, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये गोला है, ये दूसरा गोला है। तो जब दो गोले हैं तो दो गोले एक दूसरे के क्या रहेंगे? कोसेंट्रिक रहेंगे, संकेंद्रीय रहेंगे, उनका जो केंद्र है वो कॉमन रहेगा। तो जो एक बॉल हुई, फिर दूसरी बॉल, फिर तीसरी बॉल, सब एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल आती कुछ इस तरीके से, बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, ये 3D में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बोर्ड पे नहीं है, आप समझे, यूं भी जा रही है, ठीक है, ऐसे भी जा रही है, इसके ऊपर भी जा रही है, लेकिन एक दूसरे के हमेशा क्या है? पैरेलल से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो उस केस में अगर सरफेस बनानी है तो सरफेस कुछ इस तरीके की बनेगी। अभी अपन बात करेंगे सरफेस के बारे में। वैसे तो जो सरफेस है कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी यहाँ पे एंटर होती है और यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकल रही है। आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे जब मैं इसकी दूसरी सरफेस बनाऊंगा तो दूसरी सरफेस भी कुछ इस तरीके की बनेगी, कुछ इस तरीके। समझ आ रहा होगा, ये पेनिट्रेट करके जा रही है, इसको छिद्रित करके, है ना, ये दो सरफेसेस है, उसको छिद्रित करके जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। ठीक है, ये आपका तब का केस होता है जब चार्ज बहुत दूर रखा हुआ हो। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पे पास पास होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। यानी जैसे ये यहाँ पे पास पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो भी क्या होगा? काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है, यानी अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन, या फिर क्या बोलते हैं, क्लोजिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जितना ज़्यादा पास में होगी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस उतना ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी। ये इसका लास्ट पॉइंट था। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आपको ये पॉइंट लर्न कर लें क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रॉपर्टीज ही पूछता है। ठीक है, अब अपन कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहे हैं, वो देखते हैं अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस किस किस के लिए बन सकती है। तो एक तो मैंने आपको बताई दी, जब चार्ज हमारा बहुत दूर रखा हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके की बनती है, बताया मैंने जैसे आपको भी। ठीक है ना, एक कप का केस है, जब चार्ज इन्फाइनाइट पे रखा हो तो मैं ऐसा मान के चल लेते हैं कि उससे आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी होगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसा जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है तो उससे आने वाली जो लाइट रेज होती है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है। पढ़ा है ना अपन ने भैया? कोई भी जो स्रोत है, जो सोर्स है वो बहुत दूर रखा है तो उससे आने वाली लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होगी। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज जो है बहुत दूर रखा हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं कहूँ ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके लिए कुछ इस तरीके से बनेगी, एक दूसरे को रिपेल करती हुई। क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव होती तो हमारे पास कैसे हो जाती? अंदर की तरफ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है,
तो इसके लिए अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो देखिए कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास है और यहाँ पे कम है, तो सरफेस भी कुछ इस तरीके से बनेगी। इस बार कुछ बिल्कुल गोल नहीं बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। मतलब यहाँ पे सॉरी उल्टी बन गई मेरे पास, क्लोज जो पीछे की तरफ बनेगी और जो मोटी है वो आगे की तरफ बनेगी, दूर हो जाएगी मतलब आगे के केस में, और पीछे के केस में पास, क्योंकि अभी लास्ट पॉइंट में अपन ये पढ़ा ना, जहाँ पे एक दूसरे के पास होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग है, पीछे की तरफ, तो सरफेस भी कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है ना। फिर दूसरी बनानी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओवल शेप में अंडा का, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से, ये पास हो गई, ये इस तरीके से। और अगर अपन को इसकी कंबाइंड स्ट्रक्चर बनानी है इन इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये इसकी कंबाइंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है ये कंबाइंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई इनकी, ठीक है। मतलब पीछे से तो अपन को पास में लानी है और आगे से अपन को दूर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफ़ी कम है। अगर इसी की जगह हमारे पास चार्ज एक पॉजिटिव होता है, जैसे एक डायपोल में होता है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ इस तरीके से होती है, आगे की तरफ तो पास होगी, कुछ इस तरीके की, और पीछे काफ़ी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए जब आप सरफेस बनाएंगे, अब देखें अपन कि आगे से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास है और पीछे से काफ़ी दूर है, तो हमारे पास जो सरफेस है वो भी कुछ इसी तरीके से फॉर्म होगी। सरफेस हमारे पास कैसे होगी इस केस में भाई, इस बार आगे से तो पास होगी और पीछे से दूर हो जाएगी, फिर आगे से पास हो जाएगी, फिर पीछे से दूर हो जाएगी। इससे ऐसी इसमें आगे तो पास हो जाएगी, पीछे से दूर, आगे पास पीछे से दूर, कुछ इस तरीके से ओवल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन इसको आगे के आगे ड्रॉ करते जाएंगे, ये पास फिर दूर, फिर ये पास फिर ये दूर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके लिए ऐसी कंबाइंड स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, क्योंकि क्या आपको इसके अंदर दिख रहा है कि शेप बीच में से अपन ने क्या कर दिया, बिल्कुल पास ले है और इधर कॉर्नर से इसका शेप अलग है, मतलब काफ़ी दूर हो रखी है। तो आप देखें कि जब मैं इसकी कंबाइंड बनाऊंगा तो आगे यूँ बनती जाएगी, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफ़ी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है काफ़ी कम है और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक सो यहाँ पे वी हैव डिड सम मिस्टेक कि यहाँ पे हमारे पास जो कंबाइंड डायग्राम है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बन सकती है, इसमें हम ऐसा नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास नहीं है। आई डिड मिस्टेक, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पे दूर होती जा रही है और यहाँ की तरफ पास होती जा रही है। ठीक है, और इसी तरीके से उस वाले केस के अंदर इधर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी और पीछे की तरफ कैसी होगी, दूर। तो जब मैं इसके लिए कंबाइंड बनाऊंगा तो इस कंबाइंड के केस में डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, इस वाले के केस में ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफ़ी पास है और इसके केस में ओवल जो है बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके का होता जाएगा, ये पास हो जाएगी, फिर इसके लिए भी सिमिलरली कुछ पीछे से पास और आगे से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सो ओके फाइन, हमने सही बनाया था, क्योंकि उसके केस में आप देखें कि ये लाइन इसकी तरफ पिचकती जा रही है, इधर की तरफ। ठीक है, बीच की तरफ, और यहाँ पर जो है इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, काफ़ी दूर जाती जा रही है। तो कुछ इस तरीके से होगी, काटनी नहीं एक दूसरे को, दूर ही रहनी है, बिल्कुल काटेगी तो नहीं। काटने का केस कब होता है कि भाई इसी की ये वाली और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट जाए, ऐसा पॉसिबल है। ये दोनों एक दूसरे को काटे चलेगा, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन दोनों सरफेस किसके बारे में। आप ऐसा मत सोचे कि एक दूसरे को कट कैसे करने लगे, ये कट नहीं कर रहा है, ये कट कर रहा है तो दो अलग अलग सरफेसेस के केस में, दो एक दूसरे, मतलब ये चार्ज और ये चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कट कर सकती हैं, लेकिन इसी चार्ज की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट उसके लिए है। ठीक है, आप ऐसा ना सोचे कि भाई एक दूसरे को कट ही कर गई, तो ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। सो आई थिंक सो आपको इसके अंदर समझ आ गया होगा कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करिए। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ग्रुप है वो ज्वाइन करें। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।